नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बजट की लाइव कवरेज मनी 9 के साथ और बजट में आ गई है सबसे बड़ी खबर। जी हां, मोदी सरकार ने दे दिया है सबसे बड़ा तोहफा और वो भी मिडिल क्लास को। और उन्होंने कर दिया है बड़ा ऐलान टैक्स को लेकर। जो टैक्स की स्लैब्स हैं या फिर जो टैक्सेबल इनकम है उसको लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। 12 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं, आपकी सालाना इनकम 12 लाख है, तो आपके ऊपर कोई टैक्स की देनदारी नहीं होगी। जी हां, आपको लगेगा जीरो टैक्स। और उसमें भी अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिला लेते हैं जो कि 75,000 रुपए है, तो अगर आप 13.5 लाख या फिर 12,75,000 रुपए तक की रकम कमाते हैं सालाना इनकम के तौर पर, तो आपको टैक्स के तौर पर देनी होगी जीरो राशि। कोई भी टैक्स आपके ऊपर नहीं लगता, वो दिखेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो कि इस बजट में जो ऐलान हुए हैं उसमें आपको हम बता रहे हैं। जो टैक्स स्लैब्स है वो भी हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे और इस पर हम बातचीत भी करते हैं। हमारे साथ मार्केट्स पर बातचीत करने के लिए टर्टल ट्रेडिंग डेस्क के फाउंडर विपिन डिक्सेना जी हैं। हमारे साथ एक सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं मनोरंजन शर्मा जी, और उसके साथ साथ एक टैक्स एक्सपर्ट को भी हम साथ में जोड़ रहे हैं। हमारे साथ अक्षत खेतान जी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि टैक्स एक्सपेक्ट इस चीज का किस तरह का है। तो सबसे पहले मनोरंजन सर, विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मनोरंजन सर, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। ये जो फैसला आता हुआ दिखा है, जो सरकार ने फैसला लिया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कितना इंपॉर्टेंट था, कितनी जरूरत थी इस फैसले की जो कि सरकार की ओर से लिया गया है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी सर, लाउड एंड क्लियर। ओ थैंक यू। हाँ हाँ, हम लोगों ने बार बार ये माना था। मैंने बहुत सारे अपने टेलीविजन इंटरव्यू, अखबारों में लीक लिखा था, और हमारा मानना था कि अभी जो देशव्यापी स्थिति बन रही है, इन्फ्लेशन काफी महंगा ऊपर की स्थिति पे गया था। अक्टूबर में आरबीआई का जो बैंड है 4% प्लस माइनस 2%, उससे ऊपर 6% गया था। नवंबर में थोड़ी कमी हुई थी, फिर भी काफी ऊंचे स्तर पे। तो अभी एक मिडिल क्लास को दो चीजों से बहुत धक्का लग रहा था। डिस्पोजेबल इनकम, टैक्स के बाद जो उनके हाथ में पैसा बचता है उसमें कमी थी। इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और ऐसी हालात में मिडिल क्लास को कुछ राहत देने की बहुत ज्यादा चर्चा थी। लेकिन आमतौर पे माना जाता था कि 10 लाख तक शायद मैडम वित्त महोदया करेंगी, लेकिन उससे बढ़ के उन्होंने 12 करोड़ तक का टैक्स फ्री कर दिया है। और जैसा आपने बताया, सैलरीड इनकम के लिए ये और भी ज्यादा हो जाता है, 12,75,000 अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ लें। तो इन सब चीजों को देखते हुए मिडिल क्लास के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और पूरी तरह स्वागत योग्य है। चलिए, बहुत अच्छी खबर है मिडिल क्लास के लिए और स्वागत योग्य खबर है ये। और इनफैक्ट कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी खबर इनफैक्ट आती हुई नजर आएगी। इस बीच हमारे साथ अक्षत खेतान भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। फाउंडर हैं ईयू कॉर्पोरेट एडवाइजरी और लीगल सर्विसेज के। अक्षत सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। नमस्कार संदीप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, लाउड एंड क्लियर सर। आपकी पिक्चर नहीं आ पा रही, लेकिन आपकी आवाज से ही काम हो जाएगा। सर, ये जो फैसला लिया है सरकार ने, उस पर आपका पहला रिएक्शन सर? 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने ये बहुत ही ठोस और अहम फैसला लिया है, और सच में स्वर्णिम विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पहला कदम एक तरीके से जो भारत के आम आदमी को खास आदमी बनाने की कोशिश की है, इसका हम सब स्वागत करते हैं। इसके पीछे सरकार का जो विजन रहा है कि मासिक आय 1 लाख रुपए हर भारतीय के हाथ में होनी चाहिए, जिस पर किसी भी प्रकार का टैक्स का बोझ उसके ऊपर नहीं आए, यह एक बहुत ही सराहनीय प्रस्ताव है। और साथ में जो आने वाले हफ्ते में न्यू इनकम टैक्स बिल की घोषणा होने वाली है, उसमें भी हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ कंप्लायंस एंड ईज ऑफ रेगुलेशन के दायरे में सरकार भारत के हर नागरिकों को और सहूलतें और ज्यादा और अच्छे बेहतर सुझाव से प्रयासपूर्वक अवगत कराएगी। अगले हफ्ते टैक्स को लेकर और भी ज्यादा क्लैरिटी आती हुई दिखेगी जब ये नया बिल आता हुआ दिखेगा। लेकिन मनोरंजन सर, हमारे एक दर्शक हैं शंकर मौनी जी, उन्होंने बहुत ही वाजिब और बड़ा ही एक पेचीदा सवाल उठा दिया है। कह रहे हैं कि अरे भाई, महंगाई कम होगी कि नहीं, हम छोटे लोगों के लिए क्या किया है इस बजट में? तो सर, इनको अगर आप एड्रेस कर पाए कि ये छोटे लोगों के लिए क्या किया गया है, मिडिल क्लास लोगों के लिए बजट में क्या किया गया है, इस 12 लाख तक जो इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इसके मायने जरा समझा दीजिए इनको। सिर्फ मिडिल क्लास के लिए 12 लाख तक, जैसा कि मेरे साथी पैनलिस्ट में है, तकरीबन 1 लाख रुपए तक आपकी मासिक आय होती, कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा जैसा कि उन्होंने एक शंका रखी है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अब हम लोग जो वर्तमान स्थिति है उसमें हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन लगातार कम होगा। और जैसा कि
कल आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुआ था, उसमें देखा गया था कि उन्होंने बताया है कि हम 4% तक मुद्रास्फीति की दर पे आ जाएंगे। उसके अलावा 7 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर मल्होत्रा साहब मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेंगे। उसमें भी हमको पूरी उम्मीद है कि रिपो रेट में बदलाव होगा, कमी होगा, तो उसमें लोन्स में ऋण और अग्रिम में कुछ बढ़ोतरी होगी। तो इन सभी कदमों से एक बहुत अच्छे संकेत जाएंगे और मिडिल क्लास को और भी ज्यादा राहत मिलेगी। और भी ज्यादा राहत यहाँ पर मिडिल क्लास को आती हुई नजर आ सकती है। तो मोनी जी, आपका जो सवाल था उसको सर ने एड्रेस कर दिया है कि किस तरह से ये जो फैसला आता हुआ दिखा है वो कैसे आम लोगों के ऊपर आता हुआ नजर आएगा। अक्षय सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, हमारे एक और दर्शक हैं, उनका सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। नदीम अहमद जी पूछ रहे हैं कि क्या स्टॉक्स में एसटीटी चार्ज बढ़ाया गया है? अगर आप बजट के फाइन प्रिंट्स देख पाए हो सर, इसको एड्रेस कर पाए। ऐसा कोई एसटीटी चार्ज में कोई भी तरीके का बढ़ावा या बढ़त सरकार ने घोषित नहीं की है और हम बजट के फाइन प्रिंट को देखने के प्रक्रिया में ही हैं, पर अभी तक हमारे सामने एसटीटी में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। चलिए विपिन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले ये जो बाजार ने रिएक्शन दिया है बजट को लेकर, आप कैसे रेट कर रहे हैं बजट को? जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, ये टैक्स वाला जो अनाउंसमेंट है ये ज्यादा बड़ा है, या फिर जो केपेक्स कम किया गया है बाजार को उससे निराशा हुई है, या फिर बाजार को केवल एक बहाना चाहिए था गिरने के लिए? 4 दिन से ऑलरेडी चल रहा था। बाजार के लिए पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो गया, एक न्यूट्रल करने की कोशिश की गई है बाजार को पूरे अनाउंसमेंट से। तो अगर देखा जाए तो कैपेक्स कम किया गया है और साथ ही साथ हमने फिर कंजप्शन बढ़ाने के लिए और लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देने के लिए जो टैक्स स्लैब है उसमें 12 लाख तक के किसी को भी टैक्स नहीं लगेगा, ये एक अनाउंसमेंट हुई है सबको। अगर सरकार की बात की जाए तो वो चाहती है कि हर कोई आम आदमी अपने आप को लखपति बोल पाए आज की डेट में, वो इनका खास फोकस है। और बेसिकली आम लोगों के लिए बजट लाया गया है ऐसा बतानी चाहती है सरकार। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सारे सेक्टर्स को एड्रेस किया गया है इस बजट में, और सारे सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छी अनाउंसमेंट्स हुई हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स भी निकल के आए हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। जैसे सरकार ने जो मखाने के लिए बोला कि बिहार में मखाने के लिए वो बोर्ड बनाएंगे, और भी कुछ अनाउंसमेंट्स है। वो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि सरकार एक बिटवीन लाइंस रीड कर रही है एक पर्टिकुलर रीजन्स के, और उन सेक्टर्स को पर्टिकुलरली मेन बोर्ड में लेके आ रही है। ये बहुत ही अच्छी चीज है अगर हम देखें तो इस सरकार के बारे में और इस बजट के बारे में। चलिए ठीक है। तो विपिन जी, अगर आप एक बार ये बता सके, मैं स्टॉक्स की बात आपसे बाद में करता हूं, एक बार अगर आप कुछ सेक्टर्स की बात कर पाए कि ये जो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचता वो दिखेगा, इनकम टैक्स ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, लोगों की जो हाथ में कमाई है वो बढ़ती हुई दिखेगी, तो इसका किन सेक्टर्स पर असर होता हुआ दिखेगा? खपत किस तरह से बढ़ती हुई दिखेगी इकोनॉमी में? खपत को अगर देखें तो 2-3 मेजर सेक्टर्स है जहां पर होनी चाहिए। पहला आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है जहां पर एक अच्छा खासा बूस्ट हमको देखने को मिलेगा। दूसरा ऑटो सेक्टर होना चाहिए, और तीसरा हमारा जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर। ये 3 मेजर सेक्टर्स है जिनको अच्छी खासी एक फायदा इस बजट से मिलता हुआ दिखेगा। मनोरंजन सर, ये जो सेक्टर्स की बात की गई है, चाहे वो ऑटो हो, रियल एस्टेट हो, एफएमसीजी हो, खपत बढ़ती हुई दिखेगी। अगर डिमांड बढ़ती है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आता है, तो इससे महंगाई बढ़ने का खतरा नहीं होगा फिर? नहीं, ये बहुत सीमित है। हाँ, जैसे आपने पहले ही जोड़ दिया कि मेरे फेलो पैनलिस्ट ने जो सेक्टर्स बताए उसमें, उसके अलावा हमारा मानना है एफएमसीजी सेक्टर पे भी बहुत अच्छा बढ़ोतरी की गुंजाइश है। लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस पे महंगाई के पे कोई विशेष फर्क पड़ेगा। अक्षय सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप मुझे अगर बता पाएं, ये जो सरकार ने फैसला लिया है उसका लोगों की जेब के ऊपर किस तरह का असर आता हुआ दिखेगा, अगर आप कोई कैलकुलेशन कर पाए हो तो? लोगों की जेब के ऊपर अगर पर्सनल इनकम टैक्स को देखा जाए तो जरूर छूट दी है सरकार ने, लेकिन वहीं हम इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हाइट गुड्स की अगर बात करें तो वहां पे हम देखेंगे कि सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई भी है। मेडिसिन की बात करें, इलाज की बात करें, तो वहां पे सरकार ने बहुत ज्यादा छूट आम नागरिकों को दी है। तो एक तरीके से सरकार ने सारी चीजों को बैलेंस करने का प्रयास किया है। एक प्रूडेंट पॉपुलिस्ट बजट के नाम पे हम इसे कह सकते हैं, पर साथ साथ में हम देखेंगे कि राज्यों को
हर जगह राज्यों की भागीदारी और किस प्रकार हर योजना में राज्यों को इंक्लूड करके आगे बढ़ना चाहिए, इसके ऊपर सरकार ने विशेष रूप से तवज्जो दिया। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक बैलेंस बजट बनाने की जो कोशिश है वो सरकार की ओर से की गई है। उसका इम्पैक्ट हम आते हुए देख भी रहे हैं। लेकिन मनोरंजन सर, इसका सरकार के जो फाइनेंसिस है, सरकार की जो वित्तीय स्थिति है, उसके ऊपर किस तरह का असर देखने को मिलेगा? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट इस साल के लिए भी जो 4.9 एक्सपेक्टेड था, उसको 4.8% कर दिया गया। हालांकि उसमें केपेक्स काटा गया है। अगले साल के लिए भी 4.5% का जो नंबर है वो सरकार की ओर से रखा गया है। तो क्या उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये चीज की गई है? उसका ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा या नहीं? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे इसमें किसी तरह का कोई शक और शुबा नहीं कि सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स को पूरा करेगी। इस साल भी जैसा आपने बताया 4.9 का आकलन था और सरकार ने 4.8 का टारगेट अचीव किया है। और अगले साल आमतौर पे धारणा थी कि FRBM एक्ट के तहत, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत, सरकार इसको फिस्कल ग्लाइड पाथ के तहत नीचे लाने का प्रयास करेगी और शायद 4.5% का 4.5% का फिस्कल डेफिसिट टारगेट देगी। लेकिन सरकार उससे भी नीचे जाके 4.4% बताया है। टैक्स रेवेन्यूज में जो लगातार उछाल आ रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस में, इनडायरेक्ट टैक्सेस में, डायरेक्ट टैक्सेस टोटल टैक्स कलेक्शन का 2022 में 52% था, जो अगर आप 24 की फिगर देखें, 20-24 की फिगर देखें तो 57.5% हो गया। उसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी अच्छी बढ़ोतरी हो रही, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर। तो उसमें जो शुरुआती दौर में जो ग्लिचेस थी, जो समस्याएं थी, उनका निदान हो गया है। और इसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि फिस्कल बोरोविंग्स भी करीबन 12 लाख का नेट बोरोविंग सरकार ने बताई है। तो इन चीजों को देखते हुए कुछ सेक्टर्स को मोनेटाइज भी किया जाएगा। अभी फाइन प्रिंट मैंने पढ़ा नहीं है कि किस सेक्टर्स को मोनेटाइज किया जाएगा, किस एक्सटेंट तक। लेकिन सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 10 साल का, कम से कम, कि जो टारगेट वो बताते हैं या तो वो हासिल करते हैं या उससे भी बेहतर करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 4.4% का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट दिया है, सरकार को उसको हासिल करने में किसी तरह की कोई समस्या होगी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये सरकार हासिल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती सरकार को इसमें, तो ये फिर हमारे फिस्कल डेफिसिट के लिए तो अच्छी बात है ही है। उसके साथ साथ सरकार ज्यादा बोरिंग नहीं करेगी और उसका हमारी इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसके ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। अक्षत सर, अब हम आपको देख भी पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका फिर से एक बार। क्या जिस तरह से मनोरंजन सर कह रहे हैं कि ये टारगेट आसानी से हासिल हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट का, तो फिर इसका इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर भी असर आता है। हमारी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी इसके ऊपर रिएक्ट करती हैं। तो क्या हम उम्मीद करके चलें कि आने वाले समय में अगर सरकार ज्यादा बोरिंग नहीं करती है, फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस रहने वाला है, तो ब्याज दरें घटती हुई नजर आ सकती हैं आने वाले समय में? अगर हम इस बजट को की विशेषताओं को ध्यान से देखें तो बोरोइंग पे फोकस सरकार ने फोकस कम ही किया है, पर सरकार ने इन्वेस्टमेंट इन इंडिया पे ज्यादा फोकस किया है। और जहां सरकार ने टैक्स संबंधित छूट भी दी है, वहां पे यदि वो कार्यवृत्ति आप भारत के टेरिटरी में करते हैं या भारत में करते हैं तो उसमें और छूट दी है। तो सरकार ने अपना जो फोकस है वो बोरोइंग बेस्ड इकोनॉमी ड्रिवन रन को छोड़ करके इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर काफी इम्पेटस दिया है। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है ये जो आप बता रहे हैं। एक बार आपके सामने मैं स्लैब्स रख देता हूं। जो नई टैक्स रिजीम है उसके हिसाब से अब जो नई स्लैब्स आई हैं उसके हिसाब से 0 to 4 लाख अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है तो 0 टैक्स है। 4 से 8 लाख के बीच में 5%, 8 से 12 लाख रुपए की अगर आपका सालाना टैक्सेबल इनकम बनती है तो 10% की टैक्स दर से आपको टैक्स चुकाना होगा। 12 से 16 लाख के बीच में 15%, 16 से 20 लाख 20%। एक नई अब जो स्लैब है वो इंट्रोड्यूस की गई है, वो है 20 से 24 लाख की। इसके बीच में अगर आपकी सालाना आय बनती है तो आपको 25% टैक्स चुकाना होगा और 24 लाख के ऊपर अगर आप कमाई करते हैं तो आपको 30% की जो टैक्स दर है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती हुई नजर आएगी। जहां पहले 0 से 3 पर 0 था, 3 से 7 5% लगता था, 7 से 10 लाख के बीच में 10% टैक्स लगता था।
10 से 12 लाख पर 15% और 12 से 15 लाख की अगर आपकी कमाई है तो 20% टैक्स लगता था, और उसके बाद 15 लाख के ऊपर अगर आप कमाते हैं तो आपके ऊपर 30% की टैक्स दर से आपको टैक्सेबल जो चार्जेस हैं वो आपके ऊपर आते थे। लेकिन अब ये जो 15 लाख के ऊपर वाली रकम थी, इसे सीधा बढ़ाकर कर दिया गया है 24 लाख, क्योंकि एक नई स्लैब बीच में इंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो अगर आप 24 लाख के ऊपर कमाते हैं, आपकी सालाना आय बनती है, तो ही आपको 30% का टैक्स देना होगा। जो पहले 15 लाख के ऊपर अगर आप कमाते थे तो आपको 30% का टैक्स लगता था। बहुत बड़ी राहत है, ना केवल मिडिल क्लास के लिए, जब बल्कि हायर ब्रैकेट वालों के लिए भी। अगर वो 15 से 24 लाख के बीच में आते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि अगर आप पहले 15 लाख से ज्यादा कमाते थे तो आपको 30 लाख का टैक्स लगता था। लेकिन अब अगर आप 15 से लेकर 24 लाख के बीच में कमाते हैं तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसके हिसाब से आपको काफी ज्यादा कम टैक्स चुकाना पड़ सकता है। तो आपके हाथ में पैसा बचता हुआ दिखेगा, ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। कुछ एक कैलकुलेशंस भी हमारे सामने आए कि किस तरह से आपका जो बेनिफिट है वो आता है वो दिखेगा। अगर आप 8 लाख रुपए तक कमाते हैं तो 30,000 की बचत होगी सालाना। आपके जो टैक्सेबल भुगतान जो आप करते हैं टैक्स का, 40,000 रुपए 9 लाख तक। 10 लाख रुपए तक कमाते हैं तो 50,000, 65,000 की बचत होगी। अगर आपकी 11 लाख तक की सालाना आय है, 12 लाख तक है तो 80,000 रुपए बचेंगे। इसके अलावा आप 16 लाख कमाते हैं तो आपको 50,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। 20 लाख तक 90,000 है, 24 लाख कमाते हैं तो 1,10,000, और 50 लाख वालों को भी 1,10,000 का जो बेनिफिट है वो अब आता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए, लोगों के हाथ में पैसा बचता हुआ दिखेगा। आपको ज्यादा टैक्स देनदारी नहीं देनी होगी। इस वजह से आपकी जो खपत है उसके ऊपर असर आता हुआ नजर आ सकता है। विपिन जी, हमने सेक्टर्स की बात तो कर ली कि कौन से सेक्टर्स हैं जो कि इस पे इंपैक्ट होते हुए दिखेंगे। सबसे पहले एफएमसीजी पे ही बात करें तो कौन से स्टॉक्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट होते हुए दिखेंगे? क्योंकि खपत, अगर लोगों के हाथ में पैसा बचता है, साबुन तेल और रोजमर्रा की चीजों के अलावा और भी चीजें हैं जो कि आदमी फिर खरीदता है, उसके ऊपर खर्च करता है। आप एफएमसीजी के लिहाज से कहां पे ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ देख रहे हैं? दो स्टॉक्स है मेरे नज़र में एफएमसीजी के स्पेस के नजर के उसमें। पहला स्टॉक है हमारा टाटा कंज्यूमर। इस स्टॉक में ऊपर के करेक्शंस आने के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। आज भी एक स्टॉक 4% अप है। इसने अपने बेस लेवल से लगभग लगभग अगर हम देखें तो अच्छी खासी एक अपसाइड, करीब करीब 20% अपसाइड इसने दे दी है, और अभी EMA 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये एक अच्छा बैट है। दूसरा जो बिग बैट है वो है मैरिको के शेयर में। अगर हम मैरिको को देखें तो ये शेयर सारे एफएमसीजी में से आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है। इतनी बड़ी गिरावट जो एफएमसीजी स्पेस में आई थी वो इस स्टॉक में उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली। और यहाँ पास इसने अपने करेक्शन को पूरा, करेक्शन जो इसमें आए थे सितंबर के महीने से लगभग लगभग जो नवंबर तक चला था 15% का, वो पूरा 15% का करेक्शन पूरा ऑलमोस्ट खत्म होते हुए दिख रहा है। ये इस स्टॉक की एक खास बात है कि ये रूरल कंजम्पशन में ज्यादा फोकस्ड है। इनके जो प्रोडक्ट्स आप देखेंगे ना वो रूलर्स ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए इस स्टॉक को एक अच्छा खासा बेनिफिट होगा इस बजट से एंड आगे आने वाले दिनों में। तो ये दो स्टॉक्स एफएमसीजी में जिन्हें खास नजर रखनी चाहिए। एक टाटा कंज्यूमर बताया और दूसरा मैरिको। सर, लेकिन बाजार को क्या हुआ? ये मतलब केवल केपेक्स की वजह से बाजार में ये गिरावट देखने को मिली है? कुछ और अनाउंसमेंट है जो कि बाजार को सता रहा है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि निफ्टी अब 60 पॉइंट नीचे है। दिन के दौरान तो हमने 23,550 का लेवल भी पार कर लिया था, अब हम 23,450 के नीचे कारोबार कर रहे हैं। क्या चिंता है बाजार की सर? चिंता के परे है एक्चुअली। बाजार में अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो 23,600 के लेवल्स है, यहाँ पास EMA 50 के लेवल्स यहाँ पास है। यहाँ से सिंपली एक रिजेक्शन आया है। कुछ खास, अगर 60 पॉइंट की गिरावट है तो कुछ खास गिरावट हम नहीं बोलेंगे। बाजार ने एक अच्छा खासा रिएक्शन दिया था 100-150 पॉइंट्स का, जो इनिशियली होता है जनरली। इंडिया विक्स बहुत ऊपर था, इंडिया विक्स नीचे आने के कारण भी बाजार नीचे आया है। इसको इसी तरह से देख सकते हैं। कुछ खास अभी चिंता की बात नहीं है मार्केट में। 23,400 के ऊपर जब तक मार्केट रहता है तब तक बहुत अच्छे ही हम लोग। मार्केट में कुछ खास नेगेटिविटी नहीं है। यहाँ पास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 23,400 23,350 के पास। इसके ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 23,400 तक आप कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है? ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नजर नहीं आ रही। लेकिन सर, अगर हम ओवरऑल देखें बाजार में जो PSU तक का है या फिर जो PSU रेलवे स्टॉक्स हैं, उनमें तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा आज के सेशन में देखने को मिल रही है। क्या बहुत ज्यादा चल चुके हैं, इस वजह से इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है इन पर?
इन दो सेक्टर्स के ऊपर ही बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे, अगर पार्टिसिपेंट्स देखा जाए तो। और इन दो सेक्टर्स को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स पे अच्छी खासी एक अनाउंसमेंट्स हुई है, या फिर बोल सकते हैं कि अच्छी खासी एक आउटलुक दिया गया है, इसलिए इन सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। जनरली पोजीशंस बिल्डअप पहले हो जाते हैं मार्केट्स में, और आज वो सारे प्रॉफिट बुकिंग्स हो रहे हैं। सिर्फ वही है। और पीएसयूज और रेलवेज की बात करें तो अच्छे खासे चल चुके हैं। ये आपने जो बोला ये एकदम सही बात है। तो फिर जिनके पास पोजीशन खड़ी हुई है उनको क्या करना चाहिए? एक टाइट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि ये अच्छे खासे चल चुके हैं। एक नए सेक्टर्स की तरफ स्विच करना चाहिए, जो भी नए आउटलुक्स जो इस बजट के अकॉर्डिंग है, वहां स्विचिंग करना चाहिए। अपने स्टॉप लॉस टाइट रखें, अगर स्टॉप लॉस आता है स्विच करें। अच्छा, ठीक है सर। तो ये तो बात होगी बाजार की और इन स्टॉक्स की। आईटीसी में हम देख रहे हैं सर कि कोई आज ऐसा सिगरेट के ऊपर कोई नया टैक्स लगाने की या टैक्स बढ़ाने की बातचीत नहीं की गई है। उस वजह से स्टॉक आज आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ भी रहा है। एक्सपेक्टेशन था भी कि अगर कुछ नहीं आया तो स्टॉक में अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। सुबह हम अरुण जी के साथ शो करे थे, वो कह रहे थे कि स्टॉक ऑफ द डे भी हो सकता है, क्योंकि पिछले 2-3 बजट से हम देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा टिंकरिंग नहीं होती है टैक्स के साथ। तो इस स्टॉक में एक्शन पॉजिटिव साइड पे बनता है वो दिखता है, और आज हम देख भी रहे हैं 4-4.5% के आसपास की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आईटीसी को लेकर आपका व्यू दीजिए सर। आईटीसी में अभी अभी वीकली चार्ट में ईएमए 50 के रिजेक्शन से ऊपर जा रहा है, और यहाँ पास आज एक रेजिस्टेंस भी था 458 के आसपास। इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया हुआ है, तो आगे आने वाले दिनों में लगभग ये 495 500 जाते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ से स्टॉप लॉस जो है वो करीब करीब 435 के आसपास लगाना चाहिए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। 435 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आईटीसी में आप कह रहे हैं कि बने रहना चाहिए। सर इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स की बात करें तो ऑटो में टू को ज्यादा इंपैक्ट आप आते हुए देख रहे हैं या फिर फोर व्हीलर्स? क्योंकि अगर लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, ज्यादा खपत करने के लिए रकम बचेगी, तो टू व्हीलर्स की ओर रुझान ज्यादा आएगा या फिर फोर व्हीलर पर? दोनों सेक्टर्स को मतलब कुछ खास ऐसा डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। दोनों सेक्टर्स में अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट्स आते हुए दिखेंगे। कुछ खास डिफरेंस नहीं लगता मुझे। मैं आपसे पहले भी हमने जब चर्चा की हुई है तो टीवीएस मोटर्स टू व्हीलर्स में बहुत अच्छा लगता है। इस चार्ट में बहुत स्ट्रेंथ है अभी भी, तो ये स्टॉक है जिसके ऊपर खास नजर रखना चाहिए हमें। ओके, ठीक है, टीवीएस मोटर्स। इसके अलावा सर कोई और स्टॉक जो कि आपको ऑटो एज अ पैक में पसंद हो, चाहे वो टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो? दूसरा जो है, अगर फोर व्हीलर की बात करें तो मारुति के ऊपर नजर बना के रखनी चाहिए। सारे ऑटो स्टॉक्स में जहां पास एक अच्छी खासी करेक्शन है और वो वहां से अभी तक उठ नहीं पाए हैं। मारुति अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास पहुंचते हुए दिख रहा है। 12,972 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका लाइफ टाइम 1350 के आसपास है। तो ये एक स्टॉक है जिसके ऊपर अच्छी खासी नजर रखनी चाहिए, और ये स्टॉक आउट परफॉर्म करते हुए दिखेगा लग रहा है इस साल। अच्छा, अक्षत सर देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्होंने पोस्ट किया है। वो कह रहे हैं कि एक तरफ इनकम टैक्स में 12 लाख तक छूट दी गई, इन्होंने 12% लिख दिया, 12 लाख पर आप कह रहे हैं कि 12 लाख तक छूट दी गई, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स बता रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि 12 लाख तक सैलरी पर टैक्स लगेगा या नहीं, समझाएं तो थोड़ा इनको कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए सर कि 12 लाख तक की अगर किसी की इनकम है तो टैक्स नहीं लगेगा, फिर अगर 12 लाख के ऊपर हल्का सा भी बढ़ जाते हैं फिर वही स्लैब वाला आएगा। जरा आसान शब्दों में इनका डाउट क्लियर कर दीजिए सर। इन्होंने सरकार ने बड़ा क्लियर कहा है कि 12 लाख तक पर्सनल इनकम टैक्स प्रोफेशनल सैलरीड एम्प्लॉइज को बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जो स्लैब दिए गए हैं वो स्लैब दिए जाते हैं फॉर डिडक्शंस पर्पसेस। जब 12 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन सरकार ने दे दिया है, तो 1 लाख रुपया मासिक आय और 12 लाख रुपया सालाना आय, उस पर सरकार अंडर न्यू इनकम टैक्स रेजिम, जो कि अब और ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा जब हमें इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते समझ में आएगा और हमारे सामने आएगा, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। चलिए ठीक है, तो अगर आपकी 12 लाख तक की सालाना इनकम बनती है तो आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, और फॉर दैट मैटर आप उसमें 75,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको भी शामिल कर सकते हैं। तो कुल मिला के 12,75,000 रुपए अगर आपकी सालाना इनकम बनती है तो आपके ऊपर कोई टैक्स की देनदारी नहीं बनती हुई नजर आएगी। अगर 12,76,000 पर 13 लाख हो गया तो फिर पूरा 0 से 4 लाख आपको कोई टैक्स नहीं है। फिर 4 लाख के ऊपर जो स्लैब का पूरा जो गणित है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। 4 लाख से 8 लाख आपकी इनकम बनती है तो 5% का
8 से 12 लाख के 10%, 12 से 16 लाख 15%। तो इस तरह से स्लैब वाइज आपके जो कैलकुलेशन है टैक्स का वो आपके सामने आता हुआ नजर आएगा। ध्यान आपको ये देना है कि आपकी टोटल इनकम सालाना कितनी बनती है। अगर वो नंबर 12 लाख या 12,75,000 पर रुक जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर, तो फिर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उसके ऊपर नंबर आ जाता है तो फिर वही पूरा आपको जो टैक्स का जो स्लैब वाइज कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आपकी जो टैक्स की देनदारी है वो बनती हुई नजर आ सकती है। तो इस तरह से आप चाहें तो अपना गणित जो है टैक्स का वो समझ के चल सकते हैं। विपिन सर, हमने ऑटो की बात करी, हमने एफएमसीजी की बात करी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल भी एक तबका है जो कि काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है खपत की, जहां तक बात है, चाहे वो एसी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, ये तमाम चीजें भी रोजमर्रा की जिंदगी के इस्तेमाल की होती हैं। तो अगर आपके पास इनकम बचती है या फिर आपके टैक्स की देनदारी कम होती है, आपका कुछ फायदा होता है, तो जाहिर सी बात है आदमी इनकम बाद में आती है, खर्चा पहले से प्लान कर लेता है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल पे आप किस तरह का इंपैक्ट देख रहे हैं इस चीज का? पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए इस सेक्टर्स के ऊपर, इस सेक्टर के ऊपर भी बेसिकली खर्चे होंगे और इन कंपनीज को अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है इस बजट से। अगर इस सेक्टर के स्टॉक्स की बात करी जाए तो यहाँ पर हेवल्स जो है वो ज्यादा अच्छा मुझे लगता है। हेवल्स के स्टॉक में एक अपने और एक बेस एक सपोर्ट है इसका 1480 के आसपास, वहां से रिजेक्शन आते हुए हमें दिख रहा है इस स्टॉक में। ये स्टॉक के ऊपर भी हमें अच्छी खासी नजर रखनी चाहिए, ये स्टॉक आउट परफॉर्म करते हुए दिख सकता है। ठीक है, कोई और भी स्टॉक है जो आपकी नजर में है सर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जहां तक बात है? अंबर एंटरप्राइजेस, इस स्टॉक के ऊपर भी नजर रखा जा सकता है। इतने बड़े करेक्शन में, मार्केट के करेक्शन में इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया हुआ है। अगर हम लास्ट करीब करीब सितंबर के आसपास से देखें, इस स्टॉक में एक अच्छी खासी करीब करीब 40% की रैली आई हुई है। थोड़ा सा अगर नीचे और मिले, करीब करीब अभी इसका भाव चल रहा है 6,557 के आसपास, ये नीचे और मिले 5,700 के आसपास, तो और एक्यूमुलेट करना चाहिए। बाई ऑन डिप्स की सलाह रहेगी इस स्टॉक में। ओके। अक्षत सर, एक हमारे दर्शक हैं मुजम्मिल अनवर जी, वो कह रहे हैं कि अगर 18 लाख है इनकी सालाना इनकम तो कितना टैक्स लगेगा सर? 18 लाख इनकम है तो आपको सरकार ने ऑलरेडी स्लैब्स दे दिए हैं, उस स्लैब्स के हिसाब से ही कंप्यूटेशन होगी और उस स्लैब्स के हिसाब से ही आपको टैक्स लगेगा। उसमें जो 12 लाख रुपया वाला बेनिफिट लेकर के आप सोचे कि रेसिडुअल पे हो, ऐसा कोई मैकेनिज्म सरकार ने नहीं दिया है। इसके अलावा सर हमारे एक और भी दर्शक हैं आदि योगी जी, उनका सवाल आपके सामने रख रहा हूं। कह रहे हैं सर, क्या आप एनआरई सैलरी जो हम लेते हैं उससे रिलेटेड बताएं कुछ। एनआरई सैलरी के ऊपर सरकार ने ऐसी कोई विशेष घोषणा नहीं करी है। जो हमारे पुराने आम बजट में जो घोषणा है उसी के आधार पर एनआरई सैलरी का जो स्लैब है वो लागू होगा। किसी भी प्रकार से इसमें इस बजट में एनआरई सैलरी के लिए सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा, इस पूरे पर्सनल एग्जेम्पशंस और पर्सनल इनकम टैक्स की जब हम बात करें तो हमें जो आने वाले हफ्ते में नया इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है, जिसके एक आंशिक ब्लूप्रिंट के तौर पे वित्त मंत्री ने हमें बताया कि आधे से ज्यादा सेक्शंस और प्रोविजंस को स्क्रैप किया जाने वाला है, उसे और यूनिफाइड और सरल बनाया जाएगा। उसे बहुत बारीकी से एनालाइज और देखना होगा कि किस प्रकार से अंडर न्यू इनकम टैक्स रेजिम उस नए बिल का हमें फायदा होता है। अच्छा, ठीक है। एक और सवाल है सर जो कि बबलू जी ने भेजा है हमें। कह रहे हैं सर, अदर न्यूज चैनल्स बता रहे हैं अदर इनकम लाइक स्टॉक मार्केट वो एक्सक्लूडेड है इसमें। सो कंफ्यूजन है कि अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं स्टॉक मार्केट में तो इस टैक्स स्लैब्स में अदर सोर्सेस में ऐड करना होगा या नहीं? स्लैब एक स्लैब है, उसमें सोर्स जो है वो अगर लेजिटिमेट सोर्स है तो वो कुछ भी हो सकता है, वेदर इट इज स्टॉक मार्केट इनकम और वेदर इट इज इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग कमीशन, वेदर इट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, एनीथिंग। इट इज नॉट ओनली फॉर सैलरीड पर्सनल इनकम टैक्स एग्जम्पशन, इट इज पर्सनल इनकम टैक्स एग्जम्पशन अप टू 12 lakhs। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही क्लैरिफिकेशन है कि जो स्लैब्स हैं वो पहले से क्लियर हैं, केवल जो नंबर्स हैं टैक्स स्लैब्स के उसमें बदलाव किए गए हैं, लेकिन आपकी जो इनकम बनेगी चाहे आप कहीं भी सोर्स से कमा रहे हैं वो आपकी टैक्सेबल इनकम में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से ऐड होती हुई नजर आएगी ही। तो इसको आपको जरूर ध्यान में रख के चलना चाहिए अगर आप कोई भी चीज या फिर कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे लेके चलते हैं। अच्छा, मुजम्मिल जी कह रहे हैं कि फिर क्या ही फायदा,
एलटीसीजी सब सेम है। तो सर ये तो बात है ही है, एलटीसीजी की दर में तो कोई बदलाव नहीं किया गया। देखिए सर, लोग अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं इस बात पर कि आखिर उनके पास आया कितना है, कितना मिलेगा उनको। टैक्स बच रहा है, उससे कुछ नहीं है, एलटीसीजी में कुछ नहीं आएगा, सब सेम है। वो कह रहे फिर तो क्या ही मिला हमें। हर बार बजट के विश्लेषण में हमने क्या खोया क्या पाया, इसका विश्लेषण हम करते ही हैं, पर हमें लार्जर पिक्चर को देखना है कि किस प्रकार से स्वर्णिम विकसित भारत को बनाने के लिए सरकार ने अलग अलग सेक्टर में, जहां पे हर वर्ग और हर छोटे से छोटे सेक्टर का ध्यान रखा है। और एक बहुत ही खास बात है कि सरकार ने, जैसे हम अगर लिथियम बैटरी की बात करें, तो लिथियम बैटरी ही नहीं, पर उसके अंदर जितने भी रॉ मटेरियल्स यूज होने वाले हैं उसके ऊपर भी टैक्स एग्जम्पशन किस प्रकार से देना है। जब हम लाइफ सेविंग ड्रग की बात करें तो उसके भी रॉ मटेरियल्स जो हैं उसके ऊपर भी किस प्रकार से एग्जम्पशन देना है। तो बहुत ही डीप पेनिट्रेट कर करके सरकार ने किस प्रकार से एंड यूजर को फायदा मिले उसके ऊपर काम किया है, और इसकी हमें सराहना करनी चाहिए। बिल्कुल, इस चीज की सराहना करनी चाहिए। ये जरूर एक पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना चाहिए भी। अच्छा, एक भावना और है सर हमारे दर्शक की, वो आपके सामने रख रहा हूँ। रोहित तिवारी जी कह रहे हैं शी नेवर फेल्स टू फ्रस्ट्रेट। तो उस लिहाज से वो कह रहे हैं कि वो शायद इससे खुश नहीं है। तो अगर एक होलिस्टिक व्यू लिया जाए अक्षय सर, तो आप इस पूरे बजट को, टैक्स को लेकर जो बदलाव किए गए, केपेक्स को लेकर या बाकी भी अनाउंसमेंट किए हैं, 1 से 10 के स्केल पर आप इस बजट को कैसे रेट करेंगे? मैं इस बजट को 6.5 अंक दूंगा, क्योंकि मैं ये रोहित जी की भावनाएं, रोहित जी की अपनी भावनाएं हैं, परंतु भारत का नागरिक इस बजट से और ज्यादा उम्मीदें रखता है, और आने वाले साल में सरकार इस 12 लाख के एग्जेम्पशन को 25 लाख करे, ऐसी हमारी सबकी भावना और हमारा निवेदन रहेगा सरकार से, जिससे शायद रोहित जी की भावना भी बदल जाए एंड शी विल नॉट फ्रस्ट्रेट रोहित जी। अच्छा, मैं बताता हूँ सर इनके पीछे ये लिखने का कारण क्या। मैंने अभी इनका सवाल पढ़ा, ये कह रहे हैं कि सैलरी 20 लाख से ज्यादा है तो कुछ नहीं मिला, मतलब इस बजट में। तो मतलब जिनकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है उनको तो इस बजट में कुछ नहीं मिला। जी, ये कह सकते हैं, परंतु हमें ये देखना होगा कि अब इस बजट का फाइन प्रिंट आने दीजिए, हम इसे और डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से रोहित जी के उत्तर का हम और गहराई से जवाब दे सके, और कुछ रोहित जी के लिए भी इसमें छुपा हो उसका हम प्रयास करेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है सर, जैसे जैसे फाइन प्रिंट्स आएंगे उसके ऊपर हम भी आपको डिटेल में इस चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी, आप हमारे साथ जुड़े। आपने जितने भी बजट से रिलेटेड या फिर टैक्स से जुड़े हुए जो बदलाव है उस पर हमारे दर्शकों को गाइड किया। बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय आज आपने हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद सर, एंड विश यू अ वेरी गुड डे। थैंक यू। विपिन सर, अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमने पीएसयू तबके की बात करी, वहां पे कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। मैं जैसे कह रहा था सर कि कंज्यूमर ड्यूरेबल पे काफी ज्यादा फोकस रहेगा। आप देखिए ब्लू स्टार का स्टॉक 8% से ज्यादा की मजबूती आज के सेशन में दिखा रहा है। फिलहाल 1966 रुपए के आसपास का जो भाव है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक बार ब्लू स्टार का चार्ट भी देख पाए। बहुत ही अच्छा चार्ट है इसका भी संदीप जी। अगर हम देखें तो ये इसका एक सपोर्ट है करीब करीब 1787 के आसपास। इस सपोर्ट से ये स्टॉक रिजेक्शन लेते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट बहुत ही स्ट्रांग है, और यहाँ पास एक वीकली चार्ट में हमें बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो वीकली के हिसाब से अगर हम देखें तो अगले 6 महीने के हिसाब से इस स्टॉक में करीब करीब ये यहाँ से 20% ऊपर जाने का दमखम रखता है, जो कि 2392 के आसपास है। इन लेवल्स तक ही ऑल टाइम हाई लेवल से यहाँ तक जाने का अच्छा खासा इसमें एक पोटेंशियल है। ओके, ठीक है सर। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये जो रिटेल वाले स्टॉक्स हैं, जो खपत बढ़ने की बात की जा रही है एफएमसीजी के लिए, तो ये पॉजिटिव माना जा ही रहा है। इसके साथ साथ आप देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स हुआ, विशाल मेगा मार्ट हुआ। विशाल मेगा मार्ट के तो नंबर्स भी आए थे कल, 28% मुनाफा बढ़ा था, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन ये एवेन्यू सुपरमार्ट्स 4000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 8.5% का अप मूव यहाँ पे भी है। इन लेवल्स पे भी लिया जा सकता है। ये तो यहाँ इन लेवल्स के पास तो सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है डीमार्ट के लिए। अगर देखा जाए तो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है यहाँ पास करीब करीब 3400 के आसपास। तो ये उन लेवल से ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 8-15% के आसपास है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पास लिया जा सकता है, और नीचे के लेवल्स में मिले 3400 के आसपास तो और एक्यूमुलेट करना चाहिए। बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है यहाँ पास।
और अगर हम कुछ दिनों पहले इसकी रिजल्ट्स भी आई थी, रिजल्ट के बाद एक अच्छा खासा इसमें अपसाइड का मूव बना था। तो रिजल्ट्स में बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स थे। उसकी वजह से यहाँ से एक अच्छी खासी अपसाइड आते हुए इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकती है। सर नंबर्स की आपने बात करी, मुझे वोल्टास के नंबर्स आ गए। नंबर्स के बाद वोल्टास का स्टॉक गिरता हुआ दिखा था, लेकिन आज ये भी जो अनाउंसमेंट्स आए हैं उसके बाद 4-4.5% ऊपर आता हुआ दिखा है। इन लेवल्स पर कोई चाहे तो फ्रेश खरीदारी कर सकता है? थोड़ा सा वेट करना चाहिए। वन साइडेड करेक्शन आया इस स्टॉक में, बेस फॉर्मेशन का अगर बेस फॉर्म हो जाता है यहाँ पास उसके बाद लेना चाहिए। और हालांकि यहाँ पास एक सपोर्ट है 1315 के आसपास, बट थोड़ा सा वेट करना चाहिए, उसके बाद इसमें पोजीशंस बनानी चाहिए। ओके ठीक है सर, एक डाबर पे भी आपका व्यू दे दीजिए। माना जा रहा है कि पूरा एफएमसीजी तबका अगर यहाँ पे अच्छा करता हुआ दिखेगा तो डाबर का स्टॉक बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ही चलता हुआ दिख रहा है, कोई बहुत बड़े गेन्स इसमें नहीं बनते हुए दिखे हैं। क्या यहाँ से एक शूट अप मिल सकता है स्टॉक को? स्टॉक अपने बेस के पास खड़ा है तो यहाँ से एक अपसाइड रैली मिल सकती है, लेकिन कुछ खास मैरिको या फिर टाटा कंज्यूमर से कंपेयर करें तो उतनी तो बड़ी रैली इसमें नहीं आते हुए दिखेगी। इस स्टॉक में साइडवेज करेक्शन मोड में है तो मोमेंटम एक्चुअली इन स्टॉक्स में कम होता है, तो इसलिए ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके सर, एक दर्शक है हमारे सुमित साहू जी, वो कह रहे हैं कि एनसीसी और बजाज फिनसर्व में क्या करें? एनसीसी के स्टॉक में ब्रेक डाउन है, इन्हें एग्जिट कर लेना चाहिए इस लेवल्स के आसपास। और कुछ खास यहाँ से मुझे अपसाइड नहीं दिखती है इस स्टॉक में। और बजाज फिनसर्व का स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर मैं चार्ट ओपन करूँ तो बजाज फिनसर्व के चार्ट में एक अच्छी खासी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया हुआ है और यहाँ से अपसाइड दे रहा है। ये दूसरी बार है जब उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये स्टॉक दे रहा है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक रिटेस्ट हो चुका है और यहाँ से अपसाइड हमें देखने को मिलेगी। जो पहला टारगेट इस स्टॉक के लिए होना चाहिए वो करीब करीब 2000 होना चाहिए। तो बजाज फिनसर्व में अगर इनके पास है तो बने रहे 2000 के टारगेट के लिए। ओके सर, एक शिपिंग स्टॉक्स भी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, चाहे वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हो, शिपिंग कॉर्पोरेशन हो, मजगांव डॉक हो या फिर जीई शिपिंग जैसे काउंटर्स क्यों ना हो। इनमें हमने देखा है कि आज 6% तक का अप मूव देखने को मिला है, क्योंकि कई सारे मेजर्स अनाउंस किए गए हैं डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को लेकर, और एक कंप्रिहेंसिव रिवैम्प अनाउंस किया गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंट पॉलिसी यहाँ पे देने की बातचीत की गई है, और एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के क्रिएशन की भी बातचीत की गई है, जिसका कॉर्पस 25,000 करोड़ रुपए का होगा। इसमें इस फंड में सरकार 49% कंट्रीब्यूट करेगी, और ताकि जो हमारी शिपिंग इंडस्ट्री है, जो शिपयार्ड इंडस्ट्री है, उसकी जो कंपेटिटिवनेस है और उसकी जो कैपेसिटी है उसको और ज्यादा एनहांस किया जा सके, बढ़ोतरी दी जा सके। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन, मजगांव डॉक, जी शिपिंग, इसके अलावा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इनको लेकर आपका व्यू क्या है? इन तीनों चारों स्टॉक्स में से दो स्टॉक्स है जो बहुत स्ट्रांग है। पहला है मजगांव डॉक। इस स्टॉक में ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है। इस स्टॉक में अच्छी खासी एक नजर रखनी चाहिए। अगर ये स्टॉक 23 करीब करीब 2450 के ऊपर निकल जाता है और सस्टेन करता है तो इसमें फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक सबसे अच्छा है वो है जीआरएस, गार्डन रिच शिपिंग। तो ये इस स्टॉक में भी एक बेस फॉर्मेशन होते हुए दिखा है करेक्शन के बाद में, और यहाँ पर 1408 के आसपास इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए ब्रेकआउट आने का 1800 लेवल्स का। 1800 के ऊपर इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके सर, शिपिंग के अलावा हम देख रहे हैं कि जो ग्रीन एनर्जी से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं उनमें भी आज बहुत बड़ा एक मूव देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार की ओर से या वित्त मंत्री की ओर से जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग मिशन है मेक इन इंडिया के तहत, उसका अनाउंसमेंट किया गया है। उसमें सोलर पीवी सेल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं, ग्रिड स्केल बैटरी प्रोडक्शन की बात की गई है, ताकि जो इंडिया की जो क्लीन एनर्जी शिफ्ट है उसको ड्राइव किया जा सके। तो इसका इम्पैक्ट हमने वारी एनर्जीज पर बनता हुआ देखा, सुजलॉन में देखा, अदानी ग्रीन, आइनॉक्स विंड, एक्मे सोलर, केपीआई ग्रीन और जेंसन इंजीनियरिंग। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि 10 से लेकर 16% तक के आपको आज के सेशन में दिखा रहे हैं। इनमें से कोई स्टॉक जो कि अभी फ्रेश भी खरीदा जा सकता हो, या जिनके पास है वो क्या करें? डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, सुजलॉन के बारे में मैं बता रहा हूँ। सुजलॉन हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। तो इस स्टॉक में एक अच्छी खासी बेस फॉर्मेशन हो चुकी है, मुझे लगता है ऊपर से करेक्शन आ चुका है और ये स्टॉक अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। पिछले हफ्ते ही इसका रिजल्ट भी आया, बहुत ही एक्सेप्शनल नंबर्स पोस्ट किए हैं इस कंपनी ने।
ये कंपनी है जहां पर फ्रेश खरीदारी की जा सकती है इन लेवल्स के आसपास में। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो करीब करीब 50 रुपए के आसपास लगाना है, 52 से 50 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा, और उस स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश खरीदारी करने की सलाह रहेगी इसमें। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप जरूर फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा सर फार्मा स्टॉक्स भी हम देख रहे हैं कि आज लाइमलाइट में है। वोकहार्ट जैसा स्टॉक तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। मेडिसिन टैरिफ में कुछ बदलाव किए गए हैं, बजट में कुछ घोषणाएं हुई हैं, कुछ फाइन प्रिंट्स हैं जो कि हमारे सामने आने शुरू हो चुके हैं। उसमें सर कुछ क्रिटिकल चेंजेस किए गए हैं, कुछ पर्टिकुलर दवाइयां हैं जिसके टैरिफ में यहाँ पे बदलाव किए गए हैं, और उसमें अगर हम देखें तो इनके जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको 5% का जो कंसेशनल ड्यूटी स्लैब है उसमें शामिल करने की बात की गई है। और कुछ ऐसे सर्टन बल्क ड्रग्स हैं उनमें भी देखा है कि उनको फुल एग्जेम्पशन दिया गया है या फिर उनको कंसेशनल ड्यूटी के स्ट्रक्चर में लाया गया है। तो फार्मा स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि आज जबरदस्त मूव इसी अनाउंसमेंट के चलते देखने को मिल रहा है। ये कुछ फाइन प्रिंट्स हैं जो कि हमारे सामने आ रहे हैं। वोकहार्ट का स्टॉक पर्टिकुलरली 10% ऊपर आज ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाकी स्टॉक्स में भी देखें तो आज मूव काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। अगर आप वोकहार्ट पे एक राय दे दें सर। वोकहार्ट में एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए आज के रैली के बाद भी। स्टॉक इन्हीं लेवल्स के आसपास नीचे का ही मिलता है, करीब करीब 1300 1400 के आसपास में, तो इसमें खरीदारी करें। अदरवाइज यहाँ अगर खरीदारी करते आज के सेशन में तो थोड़ा सा पेशेंस ज्यादा रखना पड़ेगा, और तो नीचे लेवल्स आए तो और ऐड कर सकते हैं। सर एक तो बजट में जो उड़ान स्कीम है उसमें 120 नई डेस्टिनेशंस जोड़ने की बात की गई, वहां तक पहुंचने का लक्ष्य सरकार लेके चल रही है। अगले 10 साल में 4 करोड़ एक्स्ट्रा जो एडिशनल यात्री हैं वो सफर कर सकेंगे, ऐसा वित्त मंत्री ने अपने बजट स्पीच में भी कहा। बिहार में नए एयरपोर्ट लगाने की बात की गई, पटना में जो एयरपोर्ट का विस्तार चल रहा है उसके अलावा इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो जितने भी एयरलाइन वाले स्टॉक हैं, होटल इंडस्ट्री वाले स्टॉक हैं, इन पे भी फोकस काफी ज्यादा है, क्योंकि टूरिज्म पर भी फोकस काफी रखा गया है इस बजट में। 50 टूरिस्ट साइट्स को राज्यों के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा, ऐसा बजट में बोला गया। और इससे इन जगहों पर जो होटल को जो इंफ्रा स्टेटस है वो भी दिया जाएगा। तो होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि आज काफी ज्यादा एक्टिव होते हुए दिखे हैं, ये जो बजट में अनाउंसमेंट्स हुए हैं। होटल स्टॉक्स पर आपका व्यू सर? जुनिपर हुआ, लेमन ट्री हुआ, इंडियन होटल्स हुआ, काफी एक्टिव है ये सब आज के सेशन में। लेमन ट्री का स्टॉक बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर। लेमन ट्री के स्टॉक्स में अभी तो साइडवेज थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन EMA 50 से रिजेक्शन ले रहा है या ऑन वीकली बेसिस। तो अगर होटल स्टॉक्स में कहीं नजर रखनी चाहिए तो वो ये रहेगा, लेमन ट्री। ओके, तो लेमन ट्री एक स्टॉक है जो कि इस पूरे पैक में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। सर ओला इलेक्ट्रिक पे भी आपका व्यू दीजिए। ये जो हम टू व्हीलर्स की बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर काफी ज्यादा असर आएगा इस चीज का पॉजिटिव डिमांड के तौर पर। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर कल भी ऊपर आया था, इन्होंने S3 नाम का एक नया स्कूटर भी लॉन्च किया है, और आज जो खबर आई है खपत बढ़ने को लेकर, उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर कितना आप देख रहे हैं? स्टॉक काफी अच्छा मूव कर रहा है सर 2 दिन में। इनका रिजल्ट आया था कल या परसों, शायद पिछले हफ्ते ही रिजल्ट आया था। उस रिजल्ट में अगर एक खास बात है जो ध्यान देनी चाहिए, इन्होंने मार्केट शेयर वापस से गेन किया है। करीब करीब शायद 30% मार्केट शेयर इनका वापस से हुआ है, 12% से बढ़ के 30% हुआ है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है इस स्टॉक के लिए। और इनका एक एक्सपेंशन प्लान भी है जिसमें ये बहुत सारे अपने सर्विस सेंटर्स और स्टोर्स खोलने वाले हैं। उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उसका इस स्टॉक पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। स्टॉक अपने एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक करीब करीब 77 78 के आसपास क्लोजिंग देता है, तब उसके ऊपर क्लोजिंग होता है तब इसमें खरीदारी करें। और जो टारगेट रहने चाहिए वो 100 रुपीज के आसपास रहने चाहिए अभी के लिए इस स्टॉक में। ओके, ठीक है सर। हमारे एक दर्शक हैं गौरव मोदी जी, उनका सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। कह रहे हैं कि BEL और इरकॉन पर आपका व्यू बताइए। 15 से 20% लॉस हो रहा है इनमें अभी, शुड बी होल्ड इट और सेल टुडे? प्लीज इस पे एडवाइस कीजिए सर। एक बार मैं BEL और इरकॉन की जहां तक बात है तो रेलवे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं, अपडेट आता हुआ दिखा है कि सरकार ने जो ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, केपेक्स है वित्त वर्ष 2026 का, उसमें तो 10% का अपटिक किया गया है। 11.11 लाख करोड़ का जो नंबर है उसे 11.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। पिछले साल के मुकाबले 10% की बढ़ोतरी जरूर की गई है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें तो रेलवे सेक्टर के लिए जो एलोकेशन है उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया।
बहुत सारे अनाउंसमेंट होने की उम्मीद यहाँ पे लगा के चल रहा था बाजार, जिस वजह से इन स्टॉक्स में हमने काफी अच्छा रनअप बनता हुआ दिखा। तो एक रीजन तो यही है कि कोई बहुत बड़े ऐलान नहीं होते हुए दिखे हैं। करना क्या है सर, 15 से 20% अगर बीईएल और इरकॉन में लॉस हो रहा है तो क्या राय देंगे आप उनको? हाँ, दोनों में मैं स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा एक्चुअली। अभी जहां पर दोनों स्टॉक्स खड़े हैं वो इनका एक सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ पर करीब करीब 2-3% का और इन्हें एक पेन देखने को मिल सकता है। बीएल में स्टॉप लॉस जो होगा वो वीकली क्लोजिंग बेसिस के अकॉर्डिंग 263 के आसपास होगा। और जो इरकॉन है इसमें जो एक सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है 187 के आसपास दिख रहा है। तो यहाँ पास ये दोनों स्टॉप लॉस रखे और अगर ये स्टॉप लॉस ब्रीच होता है तो एग्जिट करें। ओके, ठीक है सर। तो ये होगी बात बीईएल और इरकॉन की। एक दो सेक्टर्स और हैं सर, इसके ऊपर आपका व्यू लेना चाहूंगा, जहां पे हम देख रहे हैं कि एक्शन काफी ज्यादा बनता हुआ दिखा है इसमें। एक तो सर टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं। टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि चाहे वो अंबिका कॉटन हुआ या फिर बाकी स्टॉक्स हुए, इनमें हमने काफी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है, क्योंकि एक 5 ईयर कॉटन मिशन का जो अनाउंसमेंट है वो सरकार की ओर से किया गया है। तो उसका इम्पैक्ट आज जितने भी टेक्सटाइल स्टॉक्स में हमने पॉजिटिव साइड पे दिख रहा है, चाहे वो अंबिका कॉटन हो, केपीआर मिल हो, वर्धमान टेक्सटाइल हो, अरविंद हो, इन सब में 2 से लेकर 9% तक की जो तेजी है वो बनती हुई दिखी है। तो टेक्सटाइल में आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं सर? टेक्सटाइल में मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वो है हिम्मत सिंह का सीड। ये एक शेयर है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस स्टॉक में एक खास नजर रखनी चाहिए। स्टॉक एक ब्रेकआउट देने के बाद वापस से करेक्शन मोड में आया है, बट करेक्शन मोड के बाद एक सपोर्ट फाइंड करते हुए दिख रहा है मुझे 158-160 के आसपास में। यहाँ पास रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बैठता है। डाउनसाइड मुझे यहाँ से कम लगता है। एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 156-155 के आसपास। और इस स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी करने की भी सलाह रहेगी। अगर हम 2025 के बारे में देखें तो टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म करते हुए दिखेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो टारगेट इस स्टॉक में 221 के है, लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट्स अगर मुझसे पूछे तो ये करीब करीब 75% यहाँ से ऊपर 294-300 के रहेंगे मेरे लिए। ठीक है सर। एक अशोक लेलैंड पे भी व्यू दे दीजिए। राहुल चौधरी जी कह रहे हैं कि इसके बारे में बताइए सर प्लीज। अशोक लेलैंड के शेयर्स में एक ब्रेकडाउन आते हुए दिखा है, तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अगर ये होल्ड करते हैं तो कोई भी फ्रेश खरीदारी इन लेवल से ना करें। ठीक है, फ्रेश खरीदारी ना करें और एग्जिट कर जाएं, ऐसी राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। सर एक कुछ एक्वा कल्चर वाले जो स्टॉक्स हैं, इनमें भी हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है। जो फिशिंग वाले हैं स्टॉक्स हैं, इन पे भी जो अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखे हैं, उसका इम्पैक्ट हमने पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा है। क्योंकि सरकार ने कहा है कि सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज के लिए ये एक इनेबलिंग फ्रेमवर्क लाते हुए दिखेंगे। तो उसी का जो इम्पैक्ट हम आज स्टॉक्स पे पॉजिटिव साइड पे आते हुए दिख रहे हैं। काफी सारे स्टॉक्स हैं जो कि आज लाइमलाइट में आते हुए दिखे हैं, चाहे उसमें वो अवंती फीड्स की बात करें, एपेक्स फ्रोजन फूड्स की बात करें, इसमें आप चाहें तो मुक्का प्रोटीन्स को भी शामिल कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर स्टॉक्स भी फोकस में है सर, चाहे वो कावेरी सीड हो, गोदरेज एग्रोवेट हो, धानुका एग्रीटेक हो, इनमें भी 10% तक का जो अपमूव है वो हमने बनता हुआ देखा है। क्योंकि वो पल्सेस से रिलेटेड जितने भी एग्री से रिलेटेड अनाउंसमेंट है, किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर जो अनाउंसमेंट है, हम इसकी बातचीत करेंगे। पहले ये एक्वाकल्चर वाले स्टॉक्स बताइए सर, जो अवंती फीड्स हुआ, मुक्का प्रोटीन्स हुआ, एपेक्स फ्रोजन फूड्स जैसे स्टॉक्स हुए। ये स्टॉक्स में ना पर्टिकुलरली अगर हम देखें ना तो बजट के दिन ही बस मूव आता है, उसके बाद इन स्टॉक्स में मूव नहीं आता है पर्टिकुलरली। तो ये पिछला इनका ट्रेंड देखा गया है। अगर आप अवंती फीड्स के बारे में बात करें या फिर आप एपेक्स फ्रोजन के बारे में बात करें, पिछले साल भी अगर हम बजट की बात करें तो इन सेक्टर्स के ऊपर अच्छा खासा फोकस था, बट स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे। तो इस सेक्टर को मेरे हिसाब से अवॉइड ही करना चाहिए अभी के लिए। जब एक अच्छी खासी रनअप आ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि इसमें से एक स्टॉक है अवंती फीड्स। ये अब टेक्निकल चार्ट्स में अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। करीब करीब अगर ये ऑल टाइम हाई लेवल्स जो 1000 रुपए के आसपास है, 1965 हजार रुपए है, इन लेवल्स के ऊपर निकलता है तब इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी आते हुए देख सकते हैं। अदरवाइज बाकी स्टॉक सिर्फ रिटेल पार्टिसिपेंट्स एक्चुअली खरीद के फंस जाते हैं, तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी। जो अच्छे सेक्टर्स बाकी है जो हमने और भी डिस्कस किए हुए आपके साथ, उन सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। कोल इंडिया पे क्या राय है सर? सुमित जी कह रहे हैं कि कोल इंडिया 70 शेयर है 486 के रेट पर, अभी एवरेज करें या सेल कर दें, और एनटीपीसी पर भी क्या करें? कोल इंडिया में
कोल इंडिया के स्टॉक्स में भी ब्रेक डाउन है, इन्हें सेल आउट कर देना चाहिए इस स्टॉक को। कुछ खास अपसाइड मुझे आते हुए नहीं दिख रही है। हालांकि सरकार का माइनिंग के ऊपर एक अच्छा खासा उन्होंने माइनिंग के बारे में भी बोला हुआ है। कुछ खास ज्यादा आउटलुक्स तो अभी मैंने फाइन प्रिंट्स पढ़े नहीं है, तो मुझे अभी मैं डिटेल में नहीं बता सकता। बट उनका फोकस माइनिंग के ऊपर है, माइनिंग को मोनेटाइज करना चाहती है सरकार, और वहां से एक अपना एक अगर हम देखें तो सरकार का एक अच्छा खासा फोकस है। तो लेकिन कोल इंडिया के स्टॉक्स में उतना कुछ खास मुझे आते हुए नहीं दिख रहा है, कुछ खास और आउटलुक नहीं दिख रहा कि इसे रखा जाए। एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी के सेक्टर में भी ब्रेकडाउन आ चुका है, इन्हें अवॉइड करना चाहिए इस स्टॉक को अभी के लिए। अगर है इनके ठीक है। पास तो यही सेल आउट कर दे। और एग्री स्टॉक्स पर सर कावेरी सीड हुआ या गोदरेज एग्रोवेट हुआ, धानुका एग्रीटेक हुआ, इनमें भी 11% तक का मूव आज हमने बनता हुआ देखा है। धानुका एग्रीटेक अगर देखें तो ये स्टॉक अच्छा है, अगर बाकी से कंपेयर करें तो स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, और यहाँ पर बेस फॉर्म होते हुए दिख रहा है। एक स्टॉप लॉस, टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, वो करीब करीब होगा स्टॉप लॉस होना चाहिए 1355 1350 1355 के आसपास। इस स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी करें। अगर कम रिस्क लेना है, थोड़ा सा सेफ साइड में रहना है, तो ये स्टॉक 1631 के पार जाए तो खरीदे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन सर, आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कोई स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए हैं उनको लेकर कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे? कुछ स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, वो हमारे क्लाइंट के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में है, तो आप अपनी जो भी खरीदारी है वो अपने एनालिसिस के साथ करें। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, और विश यू अ वेरी गुड डे। थैंक यू संदीप जी। चलिए, अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कोलकाता से मार्केट एक्सपर्ट हैं संतोष कुमार सिंह जी, वो कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर, वेरी गुड आफ्टरनून, और लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बजट के दिन का इंतजार कर रहे थे आप? धन्यवाद संदीप जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, कह लें कि कंजम्पशंस के लिहाज से बजट थोड़ा सा ठीक है, और बजट दिन थोड़ा स्पेशल होता है। काफी दिनों के बाद आपसे संवाद हो रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं इनफैक्ट सर, हमने जो इस डिस्कशन की शुरुआत की थी वो टैक्स के साथ ही करी थी, कि जो टैक्स की दरों में बदलाव किया गया सरकार की ओर से, न्यू टैक्स रिजीम में, जो 12 लाख तक का आपकी अगर इनकम है सालाना, कोई भी टैक्स आपके ऊपर देनदारी नहीं बनेगी, और उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ ले तो 12,75,000 रुपए तक का आपको कोई टैक्स की देनदारी नहीं आती हुई दिखेगी। ये जो अनाउंसमेंट आया सर, पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, बहुत दिनों से ये चीज़ कही जा रही थी कि कंजम्पशंस के लिए कुछ सरकार को करना चाहिए, और कंजम्पशंस में मुझे लग रहा है कि एक बड़ा बूस्ट दिया है उन्होंने। जो भी टैक्स पेयर हैं उनको एक रिलीफ दिया है, या कहने कि मिडिल क्लास के लिए बराबर हमेशा कुछ मिलता नहीं था, इस तरह से थी कि तो उन्होंने मिडिल क्लास के लिए कहने की एक सौगात दी है, जिसमें कि 12,75,000 जैसा आप बता रहे हो वो होगा, और उससे थोड़ा इनकम में कहने की बूस्ट होगा, कंजम्पशन बूस्ट होगा। और कंजम्पशन बूस्ट में आप देखें तकरीबन 1 लाख करोड़ ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि शायद जो है ये सरप्लस होंगे सिस्टम में, जिससे कि थोड़ा सा जीडीपी पे असर पड़ सकता है। इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा जो कि जीडीपी पे आएगा। और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन मुझे लगता है कि संदीप जी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा देखना, जहाँ पर कि लोग खर्च करेंगे तो उसमें अच्छी गाड़ियाँ समझ लीजिए आपको, या फिर के महंगी गाड़ियों की तरफ जो है, या फिर जितने भी ईवी गाड़ियां आ रही हैं शायद उधर की तरफ थोड़ा झुकाव हो लोगों का। तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशंस में ये सारी चीजें देखी जा सकती है। सर, आज हम देख रहे हैं कि बाजार ने इनिशियल जो रिएक्शन दिया वो नेगेटिव साइड पे दिया। स्पीच के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, पहले तो पॉजिटिव था। तो ऐसा बजट में क्या था सर कि बाजार में एक नीजक रिएक्शन नीचे की ओर देखने को मिला। हालांकि लोअर लेवल से अब रिकवरी हो चुकी है मार्केट में, निफ्टी केवल 22 पॉइंट ही नीचे बचा है। लेकिन केपेक्स का नंबर पसंद नहीं आया बाजार को, या कहाँ पे निराशा हुई? तो देखिए, केपेक्स के नंबर में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा निराशा प्राइमा फेसी लग रहा था। लेकिन अगर आप बेसिकली देखें तो बजट में आप देखें एटलीस्ट 8 से 10% के करीब का जो है बढ़त देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो अनुमान है लास्ट टाइम भी दिया था उन्होंने, लेकिन लास्ट टाइम जो खर्च किया उन्होंने, जो संशोधित जिसे कहते हैं जब हुआ था, अनुमान जो आया था, रिवाइज एस्टिमेट्स थे, उससे तो बढ़कर ही है। तो हर समय अगर आप देखें तो एक जो है बजट एस्टिमेट होता है, उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट्स आते हैं।
तो वो अगर अपने रिवाइज एस्टिमेट से कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि वो वहां पर ग्रोथ देखने को मिलेगी, और हर साल रही है ग्रोथ। डिफेंस पर भी हम अगर देखें उस लिहाज से, तो डिफेंस पे भी तकरीबन जो है रिवाइज एस्टिमेट से हम 7.7% के करीब रक्षा बजट बढ़ा है। और अगर बजट एस्टिमेट से देख लें जो लास्ट ईयर था 8.13 है, तो अमूमन तौर पर अगर आप देखें तो चूंकि हमारा बजट हर साल बढ़ रहा है, तो उसमें मेन जो खर्चे हैं वो भी बढ़े जा रहे हैं उसी अनुपात में, या फिर कहीं जहां पर फोकस ज्यादा करना है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काफी ज्यादा फोकस किया है इन्होंने, तो वहां पर खर्च थोड़ा ज्यादा किया है। ओके, 4-5 सेक्टर्स है जो कि सर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले जो खपत की बात हम कर रहे हैं, उससे जितने भी एफएमसीजी रिलेटेड प्लेस हैं, ऑटो हुआ या फॉर दैट मैटर जो रिटेल साइड की जो स्टोरीज हैं वो भी आज काफी ज्यादा एक्टिव है। तो पहले एफएमसीजी पर आपका व्यू दीजिए, आपके पसंदीदा शेयर सर इस पूरे स्पेस में। तो देखिए, अगर हम पूरी बात करें तो चूंकि कंजम्पशन अगर बूस्ट होता है तो एफएमसीजी डेफिनेटली बूस्ट होगा, लेकिन एफएमसीजी में कंजम्पशन पैटर्न काफ़ी बदल चुके हैं। और कंपनियां देखेंगे कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें कहीं ना कहीं स्टेगनेंसी जैसी दिख रही है, क्योंकि कंजम्पशन के पैटर्न चेंज हुए हैं। और उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फिलिप तो शायद मिले देखने को नहीं, लेकिन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एफएमसीजी के लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे केवल नेस्ले लगता है कि जहाँ पर थोड़ा दम कम है, क्योंकि काफ़ी बड़े एक्सपेंशंस हैं उसमें, सिवाय और उसके नंबर्स भी थोड़े से जिस तरह से उम्मीद थी बाजार की शायद थोड़े से अच्छे थे। दूसरी तरफ अगर आप देखें डिस्क्रिशनरी एक्सपेंशन, जैसा कि मैं बता रहा था, स्पेंडिंग ज़्यादा होने की उम्मीद है, तो उसमें ऑटो सेक्टर में जो कि 4 व्हीलर गाड़ियां हैं या फिर 2 व्हीलर में जो कि प्रीमियम सेगमेंट है वहां पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ जो है ज्वेलरी सेगमेंट, मुझे लगता है कि ये भी देखना चाहिए, क्योंकि वो भी डिस्क्रिशनरी जो है स्पेंडिंग का एक पार्ट होता है। चलिए ठीक है सर। इसके अलावा सर एक तबका ये डीमार्ट जैसे स्टॉक्स हुए, विशाल मेगा मार्ट हुए, V2 रिटेल हुए, इनमें भी हम देख रहे हैं कि जो खपत बढ़ने की बातचीत आई है, जो अनाउंसमेंट हुआ है, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ दिख रहा है। इनमें से कोई स्टॉक जो कि पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता हो? देखिए, अगर हम बात करें तो जितने भी रिटेल सेगमेंट है, रिटेल सेगमेंट में 2-3 स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। उसमें जैसा आपने बताया डीमार्ट, और दूसरा जो है अभी जो हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई थी विशाल मेगा मार्ट की, तो वो ये दोनों स्टॉक ही पूरे सेक्टर में मतलब अच्छे लगते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छी जो है प्रॉफिटेबिलिटी बना के रखी है। और जिस तरह से जो है स्पेंड कर रहे हैं लोग, या फिर लोगों के पास पहुंचे हैं ये सारे कंपनियां उनके कह लें कि स्टोर को लेके, तो वहां पर मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ कि ये दोनों कंपनियों में एक्सपेंशन की काफ़ी गुंजाइश है। और जहां भी सेक्टर एक्सपैंड हो रहा है, या फिर कह लें कि कंजम्पशन के पैटर्न जो चेंज हो रहे हैं, उस तरह से मुझे लगता है कि ये दोनों कंपनियां काफ़ी अच्छी कर सकती हैं। अच्छा सर, बजट में ये जो खपत है पूरा सेक्टर हमने डिस्कस कर लिया, उसके अलावा इंश्योरेंस स्पेस में जो एफडीआई लिमिट है 74% की, उसको बढ़ाकर 100% करने की बात की गई है। वाइडली एंटिसिपेटेड था, लेकिन फिर भी स्टॉक्स पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे थे, चाहे एसबीआई लाइफ हो, एचडीएफसी लाइफ हो, बाकी स्टॉक्स हो। तो इस पूरे स्पेस में आप ये जो अनाउंसमेंट है उसका कैसा इंपैक्ट देख रहे हैं आता हुआ? देखिए, मतलब कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है और कुछ पॉजिटिव भी है। अगर आप देखें कि एक तो है कि यहाँ पर एफडीआई जो है वो 100% कर दिया गया है 74% से, तो वो कहीं ना कहीं कैपिटल जो कंपनियों में आएगी, या फिर कह लें कि जो अच्छे इंश्योरर हैं बाहर के वो आ सकते हैं, तो वो एक पॉजिटिव है। लेकिन जिस तरह से सरकार जो है कि मनसा है कि वो न्यू टैक्स रजीम की तरफ लोगों को आकर्षित कर रही है, और जितने भी इस बार जो 12,75,000 की बात की जा रही है वो न्यू टैक्स रजीम में है, न कि ओल्ड टैक्स रजीम में। तो इंसेंटिव्स आपको न्यू टैक्स रजीम के लिए दिए जा रहे हैं, और इसका खामियाजा हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनियों को या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को मिले, क्योंकि प्राय जो है लोगों को बेची जाती हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज टैक्स बेनिफिट को लेके, और अब शायद वो इंसेंटिव नहीं मिले लोगों को। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव जो है फैक्टर, एटलीस्ट सेंटिमेंट इन्हें शॉर्ट टर्म बेसिस पे कह लें कि ये इसको देखना चाहिए। और लेकिन ब्रॉडर टर्म में अगर आप देखें, चूंकि इंडिया में पेनिट्रेशन इंश्योरेंस का काफ़ी कम है, और लोगों के अभी जागरूकता नहीं है इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में या इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में,
और इसलिए जो है ज़्यादा नहीं बिकती हैं पॉलिसी। तो वो काफ़ी बड़ा मार्केट, जो टारगेट मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है और वहाँ पर गुंजाइश है कि अगर एफडीआई कर दिया गया तो वो बहुत सारी कंपनियां और बाहर से आ सकती हैं, कैपिटल आ सकता है, ताकि ये कंपनियां एक्सपैंड करें और दूर दूर तक जाएं। लोगों के अंदर जितने कंपटीशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन बढ़ता है प्रोडक्ट का। तो उस लिहाज से लॉन्गर टर्म बेसिस पे मुझे लगता है कि कंपनियां ठीक करेंगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में चूंकि इंडिया में जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं वो इंसेंटिव के तौर पे बेचे जाते हैं, न कि रिक्वायरमेंट के तौर पे बेचे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट टाइम नेगेटिव दिख रहा है। अच्छा सर, बजट के बाद हमने रिएक्शन बाजार में नीजक दिखा और वैसे ही कुछ रिएक्शन हमने पीएसयू, रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स में भी आता हुआ दिखा। ऐसी क्या निराशा हाथ लगी सर कि इतने वाइड कट्स इनमें आते हुए दिख रहे हैं? तो सबसे बड़ी चीज की जैसे गवर्नमेंट इस बार जो है, या फिर कह लें कि फाइनेंस मिनिस्टर इस बार शायद उतना ज्यादा मुखर नहीं थी कि हमें कह लें कि कैपेक्स की तरफ ज्यादा करना है या फिर खर्च ज्यादा करने हैं, उधर की तरफ नहीं देखा है। तो शायद जो है मार्केट इस चीज को भांप रहा है कि ये सारी चीजें न होंगी तो ये कंपनियों का रेलेवेंस या ये इन कंपनियों की कमाई शायद ना हो सकती हो। लेकिन हमें फाइन प्रिंट्स देखना होगा संदीप जी बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस, क्योंकि खर्च के हिसाब से ऐसा सरकार ने खर्च कम, वोकल नहीं रही है जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन अगर आप उनके फाइन प्रिंट्स को देखेंगे कि खर्च कहाँ पे हो रहे हैं, तो खर्च इन सारे सेक्टर में, डिफेंस में 7-8% का बजट बढ़ गया है। इवन रेलवे का मैंने अभी देख नहीं पाया हूँ, बट उसमें भी हर जगह चूंकि हमारा खर्चा बढ़ रहा है तो सारी चीजें बढ़ रही हैं। और अनुपातन जो हमारा कह लें कि इन्फ्लेशन है उससे ज्यादा चीजें बढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो होगा मतलब कंपनियों को, लेकिन चूंकि वोकल नहीं रहे हैं तो शायद मार्केट जो है नेगेटिव ले रहा है इन चीजों को। सर, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अनाउंसमेंट आए हैं बजट में। स्टॉक हमने देखा है कि क्लीन एनर्जी से जुड़े हुए, चाहे सुजलॉन हो, वारी एनर्जी, सेक्मे सोलर हो, अदानी ग्रीन हो, आइनॉक्स विंड हो, इनमें 15% तक का मूव देखने को मिला है। कुछ ज्यादा है रिजॉइस करने के लिए जो मेक इन इंडिया के तहत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है उसमें? तो देखिए, मैं देख रहा था कि अगर आप देखें कि एनर्जी सेक्टर में जो गवर्नमेंट का जो खर्च है इस बार जो है, अगर आप देखें कि फ्रॉम बजट एस्टिमेट लास्ट ईयर से 18% बढ़ा है और रिवाइज एस्टिमेट से अगर आप देखें तो 28% बढ़ गया है। तो डेफिनेटली जो है वो कहीं ना कहीं फोकस जो है गवर्नमेंट का है कि हम ग्रीन और क्लीन की तरफ जाएं और इंसेंटिवाइज करने की बात कह रही है सरकार। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में, ऊर्जा के इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग भी है और आने वाले टाइम पे रिन्यूएबल जो है फोकस में रहेगा। सरकार की काफ़ी मंशा है। अगर आप जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जितने भी सारे नियम कानून देखें या फिर हमारे जितने भी कैपेसिटी जुड़ने जा रही हैं आने वाले दिनों में, वो मोस्टली जो है ऑन ग्रीनर साइड होंगी। तो डेफिनेटली जो है वो उन कंपनियों को काफ़ी फायदा हो सकता है। फिशिंग को लेकर भी बजट में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट जरूर आते हैं और स्टॉक बजट वाले दिन जरूर चलते हैं। चाहे आप इसमें अवंती फीड्स की बात करें, एपेक्स फ्रोजन की बात करें, ये स्टॉक्स आज भी आप देखें काफी ज्यादा लाइमलाइट में। और उसमें चाहे तो एक मुक्का प्रोटीन्स का नाम भी जोड़ सकते हैं। कुछ अनाउंसमेंट भी हुए हैं जिसमें एक फ्रेमवर्क बनाने की बात की गई है सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज की। तो स्टॉक उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए दिखे हैं। कैसे देखना चाहिए सर ये जो बजट के दिन मूव आता है इनमें? नहीं तो डेफिनेटली देखिए, कुछ कंपनियों को फायदा होता है और सारी कंपनियों को तो नहीं देखना चाहिए। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि जितने भी अब जैसे श्रिम्प मैन्युफैक्चरर्स जो भी हैं या फिर कह लें कि उसमें अवंती फीड जैसी जो कंपनियां हैं उस तरह में काफ़ी मूव आ जाता है, क्योंकि सरकार जो है वो उनका जो फोकस है, जैसे ज्ञान जिसे हम कहते हैं, गरीब, यूथ, अन्नदाता और जो है नारी शक्ति, तो इन पे ज़्यादा फोकस रहने के कारण जो है चूँकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे काफ़ी बड़ा फोकस रहता है सरकार का, तो ये कंपनियां रहती हैं। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा देखना चाहिए और मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सरकार की पहले मंशा थी कि इसमें सब्सिडी को कम किया जाए, लेकिन वहाँ पर सब्सिडी तो कम होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसके कैस्केडिंग इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ते हैं। तो इस साल भी अगर आप देखें तो तकरीबन 1,67,000 करोड़ के ऊपर का जो है सब्सिडी, उर्वरक जो है मैंने फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जा रही है। और मुझे लगता है उसमें यूरिया की बात की है उन्होंने कि यूरिया में काफ़ी बड़ा जो है एक प्लांट जो कि बंद हो गए थे उनको उन्होंने चालू किया है और भी चालू करेंगे। तो उस पर डिपेंडेंसी जो है फॉरेन की कम करना चाह रहे हैं और यहाँ पर ज़्यादा
करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली फोकस है। बट मुझे लगता है कि केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर्स को ज़्यादा देखना चाहिए। सीड वाली कंपनियां हों तो उनको देखना चाहिए, क्योंकि यील्ड जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप देखें तो जितनी अच्छी तरह का उर्वरक होगा, जितनी अच्छी तरह का बीज होगा, तो उससे ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ता है। तो और वो जगह पर जहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा उन चीज़ों को इन्वेस्टर के लिहाज से देखना चाहिए। सर एक दो सेक्टर और हैं, एक तो टेक्सटाइल है और दूसरा शिपिंग है। टेक्सटाइल में देखें तो सर एक 5 ईयर कॉटन मिशन की जो अनाउंसमेंट है वो सरकार की ओर से की गई है। कितना बड़ा है सर ये पूरे टेक्सटाइल स्पेस के लिए? स्टॉक्स तो काफी एक्टिव होते हुए देखें आज। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो टेक्सटाइल में बात की उन्होंने, वो कॉटन जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उसमें उसके लिए काफी बात की है, क्योंकि कॉटन के प्राइसेस आप अगर देखें तो डिमांड सप्लाई के कारण जो है काफी ऊपर नीचे रहता है। और इसमें इंडिया जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कॉटन मैन्युफैक्चरर है। इवन अगर आप देखें तो चाइना से भी रहते हैं कॉटन के। तो प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन ड्यू टू द क्रॉप होती है। तो वहाँ पर सरकार जो है वो काफ़ी जो है अभी इस बार इस बजट में उन्होंने कहा है कि कॉटन और टेक्सटाइल कंपनियों को देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो भी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल का, वहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो टेक्सटाइल भी इज़ वन ऑफ द सेक्टर। और जो फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है उन्होंने, टॉयज के बारे में बात की, तो टॉयज में लिस्टेड स्पेस में कोई ध्यान नहीं आता। पहले एक कंपनी थी लेकिन वो बाद में दिवालिया हो गई थी, ध्यान नहीं है अभी मुझे। लेकिन फुटवेयर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पर क्योंकि कह रही सरकार की 22 लाख जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है फुटवेयर में, क्योंकि वहाँ पर जो है लोग ज़्यादा लगते हैं। तो उसमें जो कंपनियाँ अच्छी कंपनियाँ हैं, मुझे लगता है कि जो मेट्रो फुटवेयर काफ़ी अच्छी कंपनी है। इस तरह की जो बड़ी कंपनियां हैं, बाटा, ये तमाम कंपनियों को फ़ायदा इनसे हो सकता है। तो इन कंपनियों को देखना चाहिए। और कॉटन टेक्सटाइल में मुझे लगता है कि जो भी जैसे कि इसमें ट्राइडेंट है, KPIT है, KPR मिल है, दूसरी जो है मुझे लगता है कि नितिन टेक्सटाइल है, नितिन स्पिनर है, और जो वर्धमान टेक्सटाइल है। ये तमाम जो अच्छी कंपनियां हैं जहाँ पर कि केपेक्स भी ज़्यादा है, इन कंपनियों को इन सेक्टर्स में देख सकते हैं। आखिरी सवाल एक बार सर, अगर शिपिंग को लेकर आप अपना व्यू शेयर कर पाएं। शिपिंग स्टॉक्स में भी आज हमने काफी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है। एक मैरीटाइम फंड की बात की गई है, इसमें 25,000 करोड़ रुपए का फंड होगा, 49% तो इसमें सरकार की ओर से योगदान आता हुआ दिखेगा। तो इस पर शिपिंग स्टॉक्स भी अच्छे रिएक्ट किए हैं। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है हमारी, उसको कंपेटिटिव बनाने के लिए, उसको और स्ट्रेंथ देने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो मजगांव डॉक हुआ, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हुआ, कोचिन शिपयार्ड हुआ, इन सब में हम देख रहे हैं कि आज काफी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है। आपकी क्या राय है सर? देखिए, मोस्टली जो फोकस दे रहे हैं कि शिप ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए। तो शिप ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी बड़ा काम करने की बात कर रहे हैं। और उसके साथ जो है यहाँ पर शिप बिल्डिंग की भी बात की जा रही है। तो उसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है, मुझे लगता है कि मैसगांव डॉक, ये, और आप देखें पूरे करेक्शन में ज़्यादा करेक्ट भी नहीं हुआ है ड्यू टू द इनहेरेंट पोटेंशियल। तो ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर देखा जा सकता है। शिप ब्रेकिंग बोल के अभी तक मुझे ध्यान नहीं है कि कौन से स्टॉक्स हैं इसमें। शायद स्वान एनर्जी था या शायद ऐसी कुछ कंपनियां थी उसमें। बट ये डेफिनेटली शिप के लिए स्वान भी आप देख सकते हो, क्योंकि लेटेस्ट है। रिलायंस डिफेंस था शायद पहले, ये अभी स्वान एनर्जी हो गया वो। तो ये कुछ कंपनियां हैं जहाँ पर कि देखा जा सकता है। चलिए, तो सर आपको एक अपडेट दे दूं बाजार का, कि बाजार में जब हमने बजट की स्पीच आई थी तो उसके बाद एक नीचे रिएक्शन नीचे की ओर आता हुआ दिखा था PSU, डिफेंस, रेलवे के साथ साथ। लेकिन बाजार लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। इसमें ITC, गॉडफ्रे फिलिप्स तो अच्छे हैं ही हैं, क्योंकि कोई भी नया टैक्स या फिर टैक्स बढ़ोतरी यहाँ पे नहीं की गई है सिगरेट्स के ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। लेकिन बाजार भी हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। और लोअर लेवल से अब रिकवर होने के बाद, पूरी कमजोरी खत्म करने के बाद 8 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी नजर आएगा, और 100 पॉइंट की तेजी, 77,600 के पार आपको सेंसेक्स भी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और बैंक निफ्टी में भी मामूली सी 0.1% की जो कमजोरी है वो फिलहाल आपको बची हुई नजर आएगी। तो बाजार बजट के जो फाइन प्रिंट्स हैं उसको पढ़ने के बाद अब थोड़ा सा समझकर इस बजट पर पॉजिटिवली अब और समझकर सूझबूझ के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करा। लेकिन बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखा है मोदी सरकार की ओर से। जो मिडिल क्लास है उसको
बड़ी राहत दी गई है। 12 लाख तक कोई भी जो इनकम टैक्स अगर आपकी होती है तो कोई भी टैक्स आपके ऊपर नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ लें तो 13.25 लाख की रकम बनती है। तो इससे खपत को एक बड़ा इंपेटस मिलता हुआ दिखेगा। एफएमसीजी, ऑटो, रिटेल, ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ दिख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत सारे स्टॉक्स की चर्चा हुई, कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे जाने से पहले? देखिए, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है कि जब कभी भी आप निवेश करें, अपने जो है वित्तीय सलाहकार से जरूर इन स्टॉक्स के बारे में जान लें, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, तो उस लिहाज से अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर उसके बारे में ठोक बजा कर देख लें। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। विश यू वेरी गुड डे सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो इस खास चर्चा को यहीं पे समेटते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लिए आ गई है बहुत ही बड़ी खुशखबरी। इस बजट में मोदी सरकार ने दे दिया है बहुत ही बड़ा तोहफा। 12 लाख तक अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है, पूरे साल की सालाना इनकम बनती है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा और इससे खपत के ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिव इंपैक्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। तो इस खास चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बजट से जुड़े हुए खास एक्सक्लूसिव वीडियोस के फाइन प्रिंट्स, उसके डिटेल्स, कौन से स्टॉक्स पर इंपैक्ट होगा, लगातार मनी9 कवरेज कर रहा है। उन वीडियोस को आप देखते रहिए और मनी9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।